Assalamu alaikum. Welcome to this lecture series on supervised learning and classification. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम विच इज़ नाउन एज नाइव बेजियन क्लासिफायर. सो इसको फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं. द नंबर वन इज it is a statistical classifier, means it makes probabilistic predictions, or because it outputs not only a classification or not only a class but a probability distribution over all classes. इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारे डाटा सेट में टारगेट वेरिएबल में हमारे पास टू क्लासेस हैं, C1 एंड C2. सो जब हम बात करते हैं डिसीजन ट्रीज की या बाकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की, तो उनको जब कोई डाटा सैंपल X प्रोवाइड किया जाता है तो वो जिसकी क्लास गिवन नहीं होती, तो वो मॉडल इसको क्लासीफाई करते हैं इनटू अ स्पेसिफिक क्लास या प्रेडिक्ट करते हैं उसकी क्लास. सपोज इसकी क्लास C1 है. जबकि बायजियन क्लासिफिकेशन मेथड ऐसा काम नहीं करते. ये क्लास नहीं बताते बल्कि तमाम क्लासेस की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि ये सैंपल 0.7% या इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है क्लास C1 की एंड 0.3 इसकी प्रोबेबिलिटी है फॉर क्लास C2. सो दैट्स वाई इसे कहा जाता है कि ये एक स्टैटिस्टिकल क्लासिफायर है. और इसकी फाउंडेशन या ये बेस करता है टोटली ऑन दी बायस थ्योरम, जो कि आपने स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्ट में इसके बारे में स्टडी किया होगा. सो नंबर 3 इज इट्स परफॉर्मेंस. और जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस की बात है वो कंपेरेबल है विद अदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स लाइक डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स एंड स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स. एंड इसका स्टैंडर्ड जहाँ तक इसकी डिसीजन मेकिंग की या क्लासिफिकेशन या ऑप्टिमल रिजल्ट्स की बात है, तो वो भी एक स्टैंडर्ड मेजर किए जाते हैं या कंपेरेबल हैं बाकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के साथ. और इसको इंक्रीमेंटल अप्रोच भी कहते हैं. इंक्रीमेंटल कैसे कि जैसे ही हमारे पास सपोज हमारे पास पहले 100 सैंपल्स हैं, सपोज हमारे ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर, तो उस 100 सैंपल्स के लिए आपकी हाइपोथेसिस डिफरेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, लाइक्लीहुड डिफरेंट होगी. और विद न्यू डाटा सैंपल्स, जैसे आपके पास सपोज 1 न्यू ट्रेनिंग एग्जांपल आती है, फिर 2 ट्रेनिंग एग्जांपल्स और आती हैं, तो इन न्यू ट्रेनिंग एग्जांपल्स या सैंपल्स के साथ उसकी जो प्योर प्रोबेबिलिटी है या लाइक्लीहुड है वो भी डायनेमिकली अपडेट होती रहती है. सो दैट्स वाई इसे कहते हैं कि ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है. और इस वजह से क्या है कि ये एक फ्लेक्सिबल और रबस्ट टू एरर्स और नॉइज है. एरर और नॉइज के चांसेस कम हो जाते हैं. हम ये कम क्यों होते हैं? आपको पता है कि जैसे डिसीजन ट्रीज में हमने देखा कि मॉडल ने ट्रेन होना है जितना उसके पास ट्रेनिंग डाटा के अंदर एग्जाम्पल्स थी या ट्रेनिंग रैकेट्स थे. अब चूंकि यहाँ पे 100 है हमारे पास इनिशियली, तो डिसीजन ट्रीज का मॉडल इन्हीं 100 के ऊपर ही ट्रेन होना है, चाहे इसके अंदर नॉइजी एग्जांपल्स भी हैं या ठीक एग्जांपल्स हैं, तो उसने इन 100 एग्जांपल्स को ही यूज करना है फॉर इट्स ट्रेनिंग पर्पस. जबकि बायजियन क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि जैसे जैसे न्यू एग्जांपल्स आती रहती हैं वो भी इंक्लूड होती रहती हैं उसके ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर. सो इसलिए इसके कहते हैं कि ये रोबस्ट टू एरर्स और नॉइज है. इसके बाद बायजियन क्लासिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज नोन एज क्लास कंडीशनल इंडिपेंडेंस. अब क्लास कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या है कि नाइव बेजियन क्लासिफायर्स assume that the effect of an attribute value on a given class is independent of the values of the other attributes. So इसका मतलब क्या है कि किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू का जो इफेक्ट है किसी क्लास के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से. मीन्स के क्लास किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू ही डिपेंड कर रही होती है किसी क्लास के होने के लिए. मीन्स कि उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज
किसी और एट्रीब्यूट की वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। तो लाइक अगर इस एक्स एट्रीब्यूट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसके लिए क्लास C1 है, लेकिन अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू एट्रीब्यूट y की वैल्यू चेंज होगी तो क्लास की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। मीन्स कि उस एट्रीब्यूट के वैल्यू के लिए ही उसका रिलेशन है या उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक एट्रीब्यूट की वैल्यू के साथ ही है। इसी तरह अगर दूसरे एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट जो क्लास की वैल्यू है तो वो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मीन्स के एट्रीब्यूट्स की आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कंडीशंस की आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट हर एट्रीब्यूट की इंडिविजुअल डिपेंडेंस है ऑन दी क्लास। इसलिए कहते हैं कि क्लास कंडीशनल इंडिपेंडेंस। मीन्स के हर वेरिएबल हर एट्रीब्यूट इंडिविजुअली क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है फॉर अ गिवन क्लास, जबकि एट्रीब्यूट की वैल्यूज आपस में डिपेंडेंसी कंसीडर नहीं की जाती। इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज अ नाइव अप्रोच बिकॉज इट इज अ सिंपलेस्ट अप्रोच टू क्लासीफाई डाटा सैंपल्स, क्योंकि एट्रीब्यूट्स की आपस में डिपेंडेंसी के लिए जो कंपटीशंस होनी थी उसको ये इग्नोर करता है, उसको ये कंसीडर नहीं करता, जिस वजह से ये एक फास्ट अप्रोच कंसीडर की जाती है फॉर क्लासिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज वेल। देन उसके बाद बाइस थ्योरम क्या है, क्योंकि नाइव बेस्ड क्लासीफायर बेस करता है ऑन बाइस थ्योरम। So which says if a hypothesis H and a data X which bears on the hypothesis, वो डाटा सैंपल जो कि सेटिस्फाई करता है उस हाइपोथेसिस को, देन बाइस थ्योरम को इस फार्मूला से हम लोग मेंशन करते हैं या इसको फॉर्मुलेट करते हैं, जिसमें पी एच क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ H। हाइपोथेसिस की जो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है उसे हम लोग P ऑफ H से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको प्रायर प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। इसके बाद P ऑफ X जो कि आपकी डाटा सेट की प्रोबेबिलिटी है, और इसके बाद P X गिवन H जिसको हम लोग रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा सेट कंडीशनड ओवर हाइपोथेसिस, which is a conditional probability of data set X given H hypothesis, और इसको likelihood भी कहा जाता है। इसके बाद P of H given X जिसे हम लोग रीड करते हैं probability of hypothesis conditioned over data set X, which is an independent probability of hypothesis given data set X, जो कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहलाती है। सो इनके बारे में हम लोग वन बाय वन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि व्हाट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज लाइक्लीहुड एंड व्हाट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सपोज X इज अ डाटा सैंपल, कि हमारे पास एक डाटा एग्जाम्पल है या रिकॉर्ड है। इन बाइस टर्म्स, बाइस थ्योरम में इसे हम लोग एविडेंस बोलते हैं, कि जो डाटा सैंपल्स हम लोग बाइस थ्योरम को प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग एविडेंस बोलते हैं, कि दिस इज एविडेंस। एंड लेट H बी अ हाइपोथेसिस दैट X बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक क्लास X। H हाइपोथेसिस हमें बताता है कि X जो सैंपल डाटा सैंपल हमारे पास है वो किस स्पेसिफिक क्लास के साथ बिलोंग करता है, C, क्लास C। So this is a type of function, a type of theory, type of assumption। hypothesis को assumption बोलते हैं, theory बोलते हैं, जो कि हमें बताती है कि ये जो पर्टिकुलर डाटा सैंपल है वो बिलोंग करता है किसी स्पेसिफिक क्लास के साथ। so उस डाटा सैंपल और क्लास की assumption को, theory को हम लोग hypothesis बोलते हैं। देन क्लासिफिकेशन, ये जो बाइस थ्योरम में जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो सारा हमारा पर्पस होता है कि हमने फाइंड करना है पी एच कंडीशन ओवर एक्स, कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हाइपोथेसिस कंडीशन ओवर एक्स, कि किसी डाटा सैंपल एक्स की होते हुए उसका हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो हमारा अल्टीमेट गोल यही होगा कि हमने इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है कि किसी डाटा सैंपल एक्स की होते हुए हमने उसका हाइपोथेसिस फाइंड करना है,
या उसके हाइपोथेसिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या इन अदर वर्ड्स कि किसी डाटा सेट के होते हुए, डाटा सैंपल के होते हुए उसकी क्लास क्या होगी, हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. So this is the probability that the hypothesis H holds given the evidence X, कि किसी एविडेंस के होते हुए या किसी डाटा टपल X के होते हुए उसका हाइपोथेसिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या उसकी क्लास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. So in other words we are looking for the probability that tuple X belongs to class C given that we know that the attribute description of the X के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें गिवन है, बट उसकी क्लास गिवन नहीं है. सो उस क्लास के लिए हमने हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है. सो जिसे हम लोग पी एच गिवन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. पी और इसी प्रोबेबिलिटी को पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, विच इज द कंडीशनड प्रोबेबिलिटी ऑफ X, which is the posterior probability of H conditioned on X. So इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि suppose our world of data tuples is confined to customers described by the attributes age and income. हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, एज एंड इनकम, और उनकी वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं कि एज की वैल्यू 35 इयर्स है एंड कस्टमर्स इनकम इज $40,000. सो सपोज दैट H इज द हाइपोथेसिस दैट आवर कस्टमर विल बाय अ कंप्यूटर. देन PH given X reflects the probability that customer X will buy a computer given that we know that the customer's age and income. So इसका मतलब क्या है कि जैसा कि हमारे डाटा सैंपल में दो एट्रीब्यूट्स हैं, एज एंड इनकम, एंड एज की वैल्यू भी हमें गिवन है और इनकम की वैल्यूज भी हमें गिवन है कि एज 35 इयर्स है उस कस्टमर की एंड इनकम उस कस्टमर की $40,000 है. सो हाइपोथेसिस हमें कहता है कि कस्टमर विल बाय अ कंप्यूटर. सपोज कर लिया हमने, तो पी एच ऑफ एक्स क्या होगा कि वो सारे कस्टमर्स जिनकी एज 35 इयर्स होगी और जिनकी इनकम $40,000 होगी वो कंप्यूटर बाय करेंगे, दैट दे विल बाय कंप्यूटर. ओके, सो नेक्स्ट है पी ऑफ एच, जिसे हमने कहा कि प्योर प्रोबेबिलिटी, और इसको प्योरी प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, जो कि हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी है. सो हाइपोथेसिस क्या होता है उसके लिए हम लोग ये एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन कस्टमर विल बाय अ कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, इनकम और एनी अदर इंफॉर्मेशन. सो हाइपोथेसिस हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्लास है. क्लास हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर परचेज करेगा या नहीं करेगा. सो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटीज जिसे हम लोग प्योर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं कि कंप्यूटर के बाय करने की प्रोबेबिलिटीज क्या हैं और कंप्यूटर के परचेज ना करने की प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, कि उनकी एज, इनकम, सैलरीज, व्हाटएवर, रिगार्डलेस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन, कि हमें जस्ट ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस. कंप्यूटर्स के बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या है और कंप्यूटर्स के नॉट परचेज ना होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है. इसे प्योर प्रोबेबिलिटी कहा जाता है. कि सपोज हमारे पास 5000 डाटा सैंपल्स हैं, हमने जस्ट उसमें से क्लास की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना है कि उस 5000 सैंपल्स में 5000 क्लास के जो सैंपल्स हैं उनमें क्लास जो हमारी है उसमें कितने सैंपल्स 22 कंप्यूटर यस के हैं और कितने सैंपल्स 22 कंप्यूटर नो के हैं. सो उससे इजीली हम लोग प्योर प्रोबेबिलिटी या हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. So the posterior probability is based on more information than the prior probability. मीन्स कि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जो posterior probability चाहिए, वो जस्ट P of H पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके लिए फर्दर हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है. So
वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो पी एक्स ऑफ एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जिससे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। सो पी एक्स ऑफ एच क्या है, विच इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंडीशनड ऑन एच। मीन्स के हाइपोथेसिस के होते हुए हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा सैंपल। अब इसका मतलब क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर एक्स जिसकी एज 35 ईयर्स है एंड उसकी इनकम $40,000 है, सो गिवन दैट वी नो द कस्टमर विल बाय अ कंप्यूटर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, हमें क्लास गिवन है कि एच इज द हाइपोथेसिस, कि हमें पता है कि ये कंप्यूटर बाय करेंगे। अब कौन कंप्यूटर बाय करेगा, वो हमारे पास डाटा सैंपल्स एक्स हैं, कि इस हाइपोथेसिस के होते हुए, इस कंडीशन के होते हुए हमने डाटा सैंपल्स को फाइंड करना है या उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो हाइपोथेसिस अगर यस है, हाइपोथेसिस मींस कि कंप्यूटर बाय करेंगे कस्टमर्स, कौन से कंप्यूटर पर्सन्स कंप्यूटर्स बाय करेंगे, जिनकी एज में वो कस्टमर जिनमें वो कस्टमर्स होंगे जिनकी एज 35 ईयर्स होगी एंड जिनकी सैलरी $40,000 होगी। ये थोड़ा सा रिवर्स टाइप है, जैसे हमने स्टडी किया पी ऑफ एच कंडीशन ऑन एक्स, एंड जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने एक्स के होते हुए, डाटा सैंपल्स के होते हुए, उनकी एज एंड इनकम की इंफॉर्मेशन के होते हुए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हाइपोथेसिस की। और जबकि यहाँ पे क्या है कि हमें हाइपोथेसिस गिवन है, हाइपोथेसिस किन के लिए ट्रू कंसीडर किया जाता है, उस डाटा सैंपल्स को हमने फाइंड करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये हाइपोथेसिस किन डाटा सैंपल्स के लिए वैलिड है। उन हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी को पी एक्स ऑफ एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पी ऑफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जैसे हमने स्टडी किया पी ऑफ एच हमारे पास हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी है, जस्ट हाइपोथेसिस की। उसके बाद पी ऑफ एक्स है, ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है डाटा सैंपल की, कि पूरे डाटा सेट की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसमें एज वाले 35 ईयर्स एज वाले जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जो 40 ईयर्स डॉलर जिनकी इनकम है उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, एंड सो ऑन। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइपोथेसिस प्रोबेबिलिटी। सो यूजिंग आवर एग्जांपल, जो कि हम ऑलरेडी एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं, it is the probability that a person from a set of customers is 35 years old and earns $40,000. So वो कस्टमर्स जिनकी एज 35 इयर्स है और जिनकी इनकम $40,000 है, वो पूरे डाटा सेट में उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि लाइक 5,000 सैंपल्स हमारे पास हैं, उनमें से या 5,000 कस्टमर्स का डाटा हमारे पास है, उन 5,000 कस्टमर्स के डाटा में से कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी एज 35 इयर्स है और उनकी इनकम 40,000 है। सो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है पी ऑफ एक्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या डाटा सेट। सो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं, लाइक पी ऑफ एच, पी एक्स गिवन एच एंड पी ऑफ एक्स, दे मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द गिवन डाटा। लाइक जो हमारे पास डाटा सेट गिवन है उसमें से हम ये तीन प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, कि लाइक आपके पास डाटा सेट है, उसमें आपके इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी उस डाटा सेट के अंदर आपका टारगेट वेरिएबल है जिसमें आपकी क्लास गिवन है। सो पी ऑफ एच हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली फ्रॉम दिस टारगेट वेरिएबल, कि क्लासेस की इस पूरे डाटा सेट में प्रोबेबिलिटीज क्या है, क्लास C1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लास C2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड सो ऑन। पी ऑफ एक्स भी हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इनपुट एट्रीब्यूट, दीज इनपुट एट्रीब्यूट्स, कि उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है। लाइक जैसा कि हमने कैलकुलेट किया कि ऐसे कस्टमर्स जिनकी एज 35 ईयर्स है एंड जिनकी इनकम $40,000 है, सो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है इस सारे डाटा सेट में से। सो हम सिर्फ वो सैंपल्स कंसीडर करेंगे, लेंगे जिनकी एज 35 ईयर्स हो एंड जिनकी इनकम $40,000 हो, और उसको डिवाइड कर देंगे पूरे डाटा सैंपल्स के साथ। सो लाइक सपोज
आपके 100 सैंपल्स ऐसे हैं, 100 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी एज 35 ईयर्स है एंड जिनकी इनकम भी $40,000 है, और सपोज टोटल सैंपल्स हमारे पास 5000 है, तो हम 100/5000 करेंगे तो हमारे पास पी ऑफ एक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो उसके बाद है पी एक्स गिवन एच। सो ये भी हम लोग इस डाटा सेट से कंसीडर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस के होते हुए एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो अब क्वेश्चन आता है कि हमने ऐसे डाटा सैंपल जिनकी हमें क्लास गिवन नहीं है, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उनकी क्लास कैसे फाइंड करेंगे, उनका हाइपोथेसिस कैसे फाइंड करेंगे। सो हमें सिर्फ सैंपल्स गिवन है, इनपुट एट्रीब्यूट्स गिवन है, हमें उसकी क्लास गिवन नहीं है। सो उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है पी एच ऑफ एक्स। सो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने 3 ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की हमारे डाटा सेट से। सो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, पी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एच एंड डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। सो यही फार्मूला को हम लोग अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अभी शायद आपके लिए ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग इसी लेक्चर में अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारी आपके जो माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं वो आई होप कि उन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो अगेन फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप फील फ्री टू राइट इन कमेंट्स। आपको उनके आंसर्स भी टाइमली, आपके क्यूरीज क्वेश्चंस के भी आंसर्स आपको कमेंट्स में मैं कर दूंगा। सो इसके बाद है, ये तो थी हमारी सारी बाइस थ्योरम जो कि आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर। इट्स जस्ट ओवरव्यू, मैं इसका ओवरव्यू दे रहा था आप लोगों को। सो इस बाइस थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग कैसे प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। सो जैसा कि आपने स्टडी किया कि ये फार्मूला है बाइस थ्योरम का कि गिवन अ ट्रेनिंग डाटा एक्स एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस। सो बाइस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो भी हमने स्टडी किया उसका ये फार्मूला है। सो इसको यूज करते हुए वी कैन सी दिस कैन बी व्यूड एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, जो कि ये हमारे पास है, इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय प्योर प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय द हाइपोथेसिस, सॉरी डिवाइडेड बाय द एविडेंस। जैसा कि लाइक्लीहुड क्या है, पी एक्स ऑफ एच के डाटा सेट के होते हुए उसका हाइपोथेसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा सैंपल्स गिवन या कंडीशनड ओवर हाइपोथेसिस मल्टीप्लाई बाय प्योर प्रोबेबिलिटी। प्योर प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले जो हमारे पास डाटा है उसमें से कितने लोगों ने कंप्यूटर बाय किया या कंप्यूटर बाय नहीं किया। सो ये एक प्योर प्रोबेबिलिटी कहलाती है। सिमिलरली डिवाइडेड बाय एविडेंस, एविडेंसेस क्या है कि हमारे पास जो डाटा सैंपल्स पड़े हुए हैं। सो लाइक्लीहुड के बारे में थोड़ी सी पहले कंफ्यूजन से जब डिस्कस किया, तो लाइक्लीहुड क्या है कि पूरे डाटा सेट में लाइक जो पहले किसी शॉप के ऊपर जो जितने भी कस्टमर्स आए हैं उन सारों की उनके पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और उन्होंने कंप्यूटर बाय किया या नहीं किया उसकी भी इंफॉर्मेशन है। सो उस सारे डाटा सेट में से उनकी एज इनकम की इंफॉर्मेशन को देखते हुए कि उन्होंने कंप्यूटर बाय किया या नहीं किया, सो वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना लाइक्लीहुड कहलाता है। ओके और हमने कैलकुलेट क्या करना है कि हमारे पास उसके बाद जो नया कस्टमर आ रहा है हमें उसकी जस्ट एज एंड इनकम की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कंप्यूटर बाय करेगा या नहीं करेगा। सो एज एंड इनकम की इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो हाइपोथेसिस वैलिड होगा या नहीं होगा, मींस कि वो कंप्यूटर बाय करेगा या नहीं करेगा। सो उसके लिए हम उसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सो प्रेडिक्ट्स, ये जो बाइस थ्योरम है, इट्स प्रेडिक्ट्स एक्स बिलोंग्स टू C1 और CI कि ये जो हमारा सैंपल डाटा सैंपल एक्स है वो किस क्लास CI से बिलोंग करता है। सो उसके लिए इफ एंड ओनली इफ PC ऑफ I x इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द PCK ऑफ x। जैसा कि हमने पहले लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया कि सपोज हमारे पास C1 कोई क्लास है, C2 क्लास है एंड C3 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो जैसा कि बाइस थ्योरम इन सारों के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है, C1 के लिए भी
प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा, C2 के लिए भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा एंड C3 के लिए भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। अब ये डाटा सैंपल X सिर्फ उस क्लास से बिलोंग करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी इन तीनों क्लासेस में से सबसे ज़्यादा होगी। लाइक C2 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो ये डाटा सैंपल बिलोंग करेगा C2 के साथ। सो हमारा पर्पस अल्टीमेट क्या होता है कि हमने इस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है। सो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है? इट रिक्वायर्स इनिशियल नॉलेज ऑफ मैनी प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल कॉस्ट। सो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले से बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना होता है। लाइक कि हमें प्रायर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ द हाइपोथेसिस, हमें एविडेंस या प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाटा सेट कैलकुलेट करनी होती है। इसके साथ साथ हमें लाइक्लीहुड भी कैलकुलेट करना होती है। देन वी कैन कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। सो उसके बाद let D be a training set of tuples and their associated class labels, and each tuple is represented by an n-dimensional attribute. So x क्या है? x एक वेक्टर है हमारे पास जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं, लाइक एज, इनकम, स्टूडेंट है या नहीं है, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है एंड सो ऑन, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। सो x रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर को जिसमें उस एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं। एंड सपोज देयर आर m क्लासेस, कि हमारे पास m डिफरेंट क्लासेस हैं, C1, C2 and up to Cm. Then classification is to drive the maximum posterior probability, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि हमने मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास गिवन अ पर्टिकुलर डाटा सैंपल x. So this can be derived from the Bayes theorem, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने जस्ट यहाँ पे रिप्लेस किया है h को, हाइपोथेसिस को क्लास के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास कंसीडर करते हैं डाटा माइनिंग, जबकि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग इसको h या हाइपोथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो P ऑफ Ci किसी एक पर्टिकुलर क्लास की प्रोबेबिलिटी किसी डाटा सैंपल x के होते हुए किसी क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय P ऑफ x गिवन Ci, जो कि लाइक्लीहुड है, एंड P ऑफ Ci जो कि आपके पास प्रायर प्रोबेबिलिटी है कंप्यूटर परचेज करने की या ना करने की, और डिवाइडेड बाय P ऑफ x। P ऑफ x क्या है कि पूरे डाटा सेट की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो यहाँ पे एक कट है कि सिंस P ऑफ x इज कांस्टेंट फॉर ऑल क्लासेस, जैसा कि जो डाटा सेट की प्रोबेबिलिटी है वो तो सारी क्लासेस के लिए, पूरे डाटा सेट के लिए सेम रहनी है, सो हम इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो हम लोग सिंपली ये कैलकुलेट कर लें तो देन भी हम लोग किसी डाटा सैंपल को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो बिकॉज इट्स कॉमन सेंस, बिकॉज जो भी डाटा सैंपल्स हो, जो भी क्लास हो, उस सारों के लिए डाटा सेट तो सेम रहना है, ट्रेनिंग डाटा सेट तो सेम है। सो उसकी अलग अलग हर क्लास के लिए, हर सैंपल के लिए अलग से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना इट्स यूजलेस, कि हम एक कांस्टेंट से हर बार हर एक को डिवाइड कर रहे हैं। क्लास यस के लिए भी उसी से ही टर्म से डिवाइड करना है और क्लास नो के लिए भी उसी टर्म से ही डिवाइड करना है। सो ये ना भी कैलकुलेट करें, इसको इससे ना भी डिवाइड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देन a simplified assumption is that attributes are conditionally independent, means कि no dependence relation between attributes का आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, कोई डिपेंडेंस रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि हर एट्रीब्यूट इंडिविजुअली इम्पैक्ट करता है या इफेक्ट करता है क्लास के ऊपर। सो उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ x Ci इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ x के गिवन क्लास Ci इज इक्वल टू P ऑफ x1 Ci, P ऑफ x2 Ci एंड मल्टीप्लाई बाय P ऑफ x n Ci। मतलब क्या है, x1 क्या है, एक कोई एट्रीब्यूट 1 है, उसका इम्पैक्ट क्या है क्लास, किसी पर्टिकुलर क्लास के ऊपर। x2 एट्रीब्यूट का क्या इम्पैक्ट है, या इफेक्ट है क्लास C1 के ऊपर, एंड इसी तरह सो ऑन किसी एट्रीब्यूट xn का क्या इम्पैक्ट है क्लास Ci के ऊपर। सो इन सारों के प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ x गिवन अ क्लास Ci. So this greatly reduces the computation cost
ओनली काउंट द क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स की आपस में डिपेंडेंसी है उसको हम लोग कंप्यूट नहीं करते। इस वजह से इसको ये कंपटीशंस को भी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, और इस वजह से इसको एक फास्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम भी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद कि अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स के होने की चांस, कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, वो रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। सो कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स के लिए तो इट्स अ सिंपल अप्रोच कि इफ a पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज कैटेगोरिकल, सो उसकी जो लाइक्लीहुड है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक्लीहुड इज द नंबर ऑफ टपल्स इन क्लास ci having value xk for attribute ak, which is divided by the total number of samples of a particular class in data d। अब इसका मतलब क्या है कि एक एट्रीब्यूट a है, सपोज एज का एट्रीब्यूट है, उसकी आउटकम्स 3 डिफरेंट आउटकम्स हैं कि वो यूथ भी हो सकती है, वो सीनियर भी हो सकती है, मिडिल एज भी हो सकती है। आप सीनियर के लिए अगर हम बात करें तो पूरे डाटा सेट के अंदर सीनियर के जो सैंपल्स हैं उनके लिए कोई क्लास सी आई क्या है, सी आई कितनी बार आई है, कोई पर्टिकुलर क्लास सी कितने सैंपल्स हैं उसके, सो उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ द क्लास सी आई। सपोज सीनियर एज के लिए जो क्लास C1 है वो 5 टाइम्स पूरे डाटा सेट के अंदर है, और टोटल 15 टाइम्स पूरे डाटा सेट के अंदर क्लास C1 अकर हुई है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 5/15 से। कि एज के सीनियर सैंपल्स के लिए क्लास C1 सिर्फ 5 टाइम्स है, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ द क्लास C1 इन द डाटा सेट, तो टोटल वो 15 टाइम्स अकर हुई है। सो उसकी P ऑफ x के CI क्या होगी, हम सिंपली 5 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ। और जब बात आती है कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स की, रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की, तो उसके लिए P ऑफ x CI हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है, उसके लिए हम लोग उसका मीन कैलकुलेट करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सो देन इस फार्मूला में उसको उनकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये थी सारी कॉन्सेप्ट्स या कैलकुलेशंस। सो आई होप कि मुझे लगता है कि ये थोड़ी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई होगी आप लोगों को। तो अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मुझे यकीन है कि आप सबको ये जो भी हम लोगों ने कंपटीशंस देखी या कैलकुलेशंस देखी या फार्मूलाज हमने ड्राइव किए, वो सारे आपको इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट वरी, फिर भी समझ नहीं आती आप फिर भी हम मुझसे ईमेल पे कमेंट्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो सपोज हमारे पास ये डाटा सेट गिवन है, जिसमें जो हमने पहले भी इसके ऊपर डिसीजन ट्रीज भी कंस्ट्रक्ट किए। इसमें हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट है बाइस कंप्यूटर का, कि कोई कस्टमर कंप्यूटर बाय करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ इनपुट एट्रीब्यूट्स भी गिवन है, एज, इनकम, स्टूडेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। तो जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास 2 क्लासेस हैं, C1 एंड C2। C1 क्या है, बाइस कंप्यूटर यस, एंड C2 क्या है, इफ बाइस कंप्यूटर इज नो। सो हमारे पास एक डाटा टपल है जिसे हम लोग क्लासीफाई करना चाहते हैं, जिसकी हमें क्लास गिवन नहीं है। जैसे कि आप यहाँ ट्रेनिंग डाटा के अंदर देख सकते हैं, आपको इनपुट्स भी गिवन है और साथ में उनकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी या उनकी क्लास भी गिवन है। लेकिन फ्यूचर में हमारे पास एक ऐसा डाटा सैंपल आया जिसकी हमें क्लास गिवन नहीं है, तो हम इसकी क्लास या इसकी आउटपुट हम लोग प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, इसको क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। सो वो यूजिंग नाइव बेस्ड थ्योरम या नाइव बेस्ड क्लासीफायर हम लोग काम कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यू नो, दिस इज अवर डाटा सेट, और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम लोग उस क्लास जो कि P ऑफ
C है P of CI गिवन डाटा X, जैसे कि आपको पता है कि X हमें गिवन है और उसकी क्लास हमें गिवन नहीं है, जो भी आपने डाटा सैंपल प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखा। सो उस डाटा सैंपल के लिए हम उसकी क्लास फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला प्रीवियस स्टडी किया था कि हमें सिर्फ जस्ट ये 2 कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। पहला क्या कि हमने हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दूसरा कि हमने लाइक्लीहुड कैलकुलेट करनी है, तो हम बता सकते हैं कि उसकी क्लास क्या होगी। सो पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्लास की प्रोबेबिलिटी। सो पी सी ऑफ आई क्या होगा, पी ऑफ सी आई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइस कंप्यूटर यस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइस कंप्यूटर नो। यस के 9 सैंपल्स हैं और नो के 5 यस के 9 सैंपल्स हैं और नो के 5 सैंपल्स हैं। टोटल सैंपल्स हमारे पास 14 है, तो इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं 0.643 फॉर बाइस कंप्यूटर यस और बाइस कंप्यूटर नो की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है 0.357। तो जैसा कि आप यहाँ इस कॉलम में भी देख सकते हैं कि यस के सैंपल्स 9 हैं और नो के सैंपल्स 5 है हमारे पास। सो ये इतना पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है लाइक्लीहुड। ओके, सो P ऑफ X गिवन क्लास CI, इसके लिए हमने कंप्यूट करनी है प्रोबेबिलिटीज, और इन अदर वर्ड्स कि हमने लाइक्लीहुड कैलकुलेट करनी है। सो एज यू नो कि हमारे पास डाटा सैंपल क्या है कि ये X है या ये डाटा सैंपल है, इसके होते हुए क्लासेस क्या क्या हैं हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या किसी क्लास के होते हुए ये जो सैंपल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। सो अब हमने सारे एट्रीब्यूट्स को कंसीडर नहीं करना, लाइक एज के, यूथ, मिडिल एंड सीनियर, इन सबको नहीं देखना, बल्कि जो इस डाटा सैंपल में जो एज के आउटकम है जैसे हमने वो कंसीडर करना है। सिमिलरली फॉर इनकम, स्टूडेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। सो पहले हम बात करते हैं एज की कि सपोज एज इज यूथ, देन बाइस कंप्यूटर की क्या प्रोबेबिलिटी है, या बाइस कंप्यूटर यस के होते हुए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एज यूथ, एज इज इक्वल टू यूथ की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो वो क्या है कि टोटल यस के सैंपल्स 9 हैं और उनमें 2 सैंपल्स ऐसे हैं जो कि एज यूथ है, जिनकी एज यूथ है। सो देखते हैं कि यस वाले कौन से सैंपल्स हैं। 3 सैंपल्स ये हैं, 1 सैंपल ये है एंड अगेन 5 सैंपल्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो इनमें हमने देखना है कि यूथ के कितने सैंपल्स हैं। एक यस ये आ रहा है, दूसरा यस ये आ रहा है, एंड फिर इस यस में नहीं, इन 3 यस में नहीं। सो एज यू कैन सी कि इन सारे डाटा सैंपल्स में जो कि 0.222 इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद हमें इसकी एज की यूथ के लिए ही कैलकुलेट करनी है फॉर बाइस कंप्यूटर नो। एज के यूथ अगर सैंपल्स हैं तो बाइस कंप्यूटर की नो की क्लास के टोटल सैंपल्स, जैसा कि नो के तो टोटल सैंपल्स 5 हैं, तो एज यूथ के सैंपल्स कितने हैं उन 5 में से। मीन्स कि जब क्लास नो हो तो देन एज यूथ वाले सैंपल्स कितने हैं, वो अगर आप यहाँ से काउंट करें तो वो आपके पास 3 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.6। सिमिलरली नेक्स्ट हमारी एट्रीब्यूट कौन सा है, इनकम। इनकम में हमने मीडियम के लिए फाइंड करनी है बाइस कंप्यूटर यस एंड बाइस कंप्यूटर नो। ये बाइस कंप्यूटर यस और नो ये वैल्यूज सेम रहेंगी। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं 9 फॉर यस एंड 5 फॉर नो, एंड जो इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। मीन्स के 9 जो यस के सैंपल्स हैं, उन 9 यस सैंपल्स में से 4 ऐसे सैंपल्स हैं जो कि इनकम मीडियम से बिलोंग करते हैं। इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.444। इसी तरह बाइस कंप्यूटर नो के लिए नो के सैंपल्स 5 हैं, उन 5 सैंपल्स में से जिन्होंने कंप्यूटर परचेज नहीं किया, उन 5 में से 2 ऐसे हैं जिनकी इनकम मीडियम थी। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4। एंड इसी तरह हम लोग स्टूडेंट यस के लिए कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट यस के लिए बाइस कंप्यूटर यस की प्रोबेबिलिटी एंड नो की प्रोबेबिलिटी। देन लास्ट एट्रीब्यूट है क्रेडिट रेटिंग फेयर। क्रेडिट रेटिंग फेयर के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाइस कंप्यूटर यस एंड नो। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं जो कि टर्म है P(x) कंडीशन ऑन CI, जो कि लाइक्लीहुड भी कहलाती है।
तो जब हमने लाइक्लीहुड कैलकुलेट कर ली, पी ऑफ सी कैलकुलेट कर ली, तो देन हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। मीन्स के यस दिस वन, अगेन यस दिस वन एंड दिस वन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सिमिलरली फिर नो वाले सारी लाइक्लीहुड को मल्टीप्लाई करके पी ऑफ सी नो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर पी ऑफ यस, पी ऑफ एक्स गिवन बाइस कंप्यूटर यस की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को लें तो उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं 0.044। सिमिलरली अगर नो वाली सारी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आ रहा है 0.0149। सो ये तो आ रही है लाइक्लीहुड फॉर येस एंड लाइक्लीहुड फॉर नो। अब हमने कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है क्लास या हाइपोथेसिस की जो प्रोबेबिलिटी थी या जो प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस है उसके साथ यस वाली को यस के साथ मल्टीप्लाई करना है और नो वाली को नो के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ये थी आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस या क्लास की, और ये थी लाइक्लीहुड ऑफ यस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.028। सिमिलरली पी एक्स बाइस कंप्यूटर नो एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्लास नो की प्रोबेबिलिटी के साथ। सो ये थी आपकी क्लास नो की प्रोबेबिलिटी और ये थी लाइक्लीहुड ऑफ नो। सो आंसर आ रहा है 0.007। सो हमने क्या कहा था कि वो क्लास असाइन करेंगे जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब यस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या नो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली कि क्योंकि यस की ज़्यादा है तो ये जो हमारा टेस्ट सैम्पल था, जो डाटा सेट था या डाटा एग्जाम्पल था हमारे पास, वो बिलोंग कर रहा है क्लास यस के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइव बेस्ड क्लासीफायर।